हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो बेसिकली आज महीनों बाद एक लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ। कहीं न कहीं इस वीडियो से मेरा पर्पस है कि अपनी यूट्यूब जर्नी को रिवाइव किया जाए। 2024 एंड होने वाला है एंड 2025 के स्टार्टिंग से अपनी यूट्यूब जर्नी को रीस्टार्ट करना चाहता हूँ। एंड अभी तक यूट्यूब जर्नी इतनी कोई खास नहीं रही है एंड कहीं न कहीं ये भी रियलाइज़ेशन है कि मैंने शायद 100% एफर्ट दिया भी नहीं है। मैं उतना ही एफर्ट देना चाहता हूँ इस यूट्यूब जर्नी को जितना मैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को दे रहा हूँ या स्टॉक मार्केट जर्नी को दे रहा हूँ, जो कि फ़िनोमिनल रही है। बट हाँ, यूट्यूब जर्नी इतनी कोई ख़ास नहीं रही है। तो सबसे पहले इस वीडियोज़ के थ्रू मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरी पर्सनल इन्वेस्टिंग जर्नी कैसी रही है एंड कैसे मैंने रिटर्न्स कमाए हैं, ताकि आप लोगों को ये मालूम हो सके कि एक्चुअली मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लायक हूँ या नहीं हूँ, स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। एट द सेम टाइम मैं बहुत सारे लोगों को अभी देख रहा हूँ यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लैक्स लैक्स ऑफ रुपीज़ के कोर्सेज़ बेच रहे हैं एंड वही डेली कॉल, पुट और निफ्टी का लेवल्स डिस्कस करते हैं, कुछ गलत हो जाता है, तो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं या फिर कोई कंडीशंस लगा देते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। एंड इसमें जो लोग हैं, कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वाले बहुत कम हैं और जो ये डेली ट्रेडिंग वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द मंथ बचता कुछ नहीं है, हो सकता है पॉकेट से ही लगता है 99% लोगों का, बट फिर भी सबसे ज़्यादा पैसे जो कमा रहे हैं, वो ये यूट्यूबर्स जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऑब्वियसली आपने बाप ऑफ चार्ट्स के बारे में सुना होगा, जिसने ऑलमोस्ट 17 करोड़ का चूना लगाया है लोगों को अपने कोर्स बेच के, सेमिनार बेच के, एट द सेम टाइम उनके अकाउंट हैंडल करके, वो भी डेरिवेटिव्स में, एफएनओ में। एंड जिसमें वो शुरू में प्रॉफिट दिखाता, प्रॉफिट से अपना हिस्सा ले लेता एंड बाद में उनका कैपिटल पूरा का पूरा जीरो कर देता। किसी ने 5 लाख खोए हैं, किसी ने 25 लाख खोए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शर्म के मारे सामने भी नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे और लोगों को मैं देखता हूँ, नाम नहीं लेना चाहूंगा, बिना काम में इशू हो जाएगा, जस्ट इन केस अगर वीडियो पॉपुलर हो गया तो फिर हो सकता है फ्यूचर में लॉसूट वगैरह हो जाए, तो मैं उस अभी पंगे में नहीं पड़ना चाह रहा। बट हाँ, जो मेंबर्स हैं वो जानते हैं मैं किन लोगों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ और इनफैक्ट एक गिनोगे तो पचासों मिलेंगे ऐसे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी जो जर्नी है वो मैंने सीरियसली स्टार्ट की थी 2021 के कहीं न कहीं मिड से। एंड वहाँ मैंने जो मेरा अकाउंट था एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में था, सिर्फ मेरे नाम से था। तब मैं अच्छी रही क्योंकि कहीं न कहीं स्टार्टिंग बहुत अच्छी मिल गई थी, बुल रन के मिडल में थे अपने। एंड वहाँ मैंने बहुत अच्छे-अच्छे स्टॉक्स लिए, बहुत अच्छे-अच्छे प्राइस पे। वहाँ कहीं न कहीं मेरी उतनी नॉलेज नहीं थी, बट कॉमन सेंस ज़रूर था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने केपिट लिया था 240 पे, सिर्फ़ इस बेसिस पे कि आने वाले टाइम में कार्स जो हैं चलता-फिरता कंप्यूटर्स हो जाएँगी। एंड आई थिंक केपिट को मैंने 900 या 950 पे सेल भी कर दिया था, प्रॉफिट बुक कर लिया था एंड उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में मैंने 240 में लिया था, उसके बाद अराउंड 840 के आस-पास सेल कर दिया था विदिन अ फ्यू मंथ्स। तो वहाँ पे बहुत पैसे कमाए, लेकिन अब उस पोर्टफोलियो में जो मैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में था, उसमें हार्डली कुछ पुराने शेयर्स बचे हैं। उसमें सिर्फ मेरे पास टाटा पावर है, जो मैंने 7000 शेयर्स लिए थे 95 के लेवल पे। उसमें से भी मैंने 4000 शेयर्स अराउंड 260 के प्राइस पे प्रॉफिट बुक कर लिया था, बट अभी भी 3000 शेयर्स हैं मेरे पास। तो अभी रिसेंटली एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के मैनेजर का फ़ोन आया कि भई आपका अकाउंट डॉर्मेंट हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, तो कहीं न कहीं उसको एक्टिव रखने के लिए आप कोई ना कोई ट्रांज़ैक्शन कर लीजिए। तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट का बंदा हूँ, स्टडी करते रहता हूँ, तो उस टाइम मैं देख रहा था जो पिक्स ट्रांसमिशन है, वो एक लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है एंड वैल्यूएशन बहुत रीज़नेबल है। जो वो बेल्ट्स बनाता है, उसकी डिमांड आने वाले टाइम में अच्छा ही रहेगी। तो मैंने 300 शेयर्स पिक्स ट्रांसमिशन के लिए एंड टचवुड 1600 समथिंग पे लिए थे। आज वो आई थिंक 2700 के आस-पास चल रहे हैं विदिन अ फ्यू वीक्स। तो वो बहुत अच्छा हुआ, बट उस अकाउंट में अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। बट अब ये जो मेरा टॉप पोर्टफोलियो है, वो अभी जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये मेरा टॉप पोर्टफोलियो है। एंड इसके अलावा मेरे पास 3 पोर्टफोलियो और हैं, जिसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। तो ये पोर्टफोलियो ये आईसीआईसीआई डायरेक्ट में मैं शिफ्ट हुआ था 2022 के बिगिनिंग में। एंड ये जो पोर्टफोलियो है मेरे वाइफ के नाम से है एंड इसमें मेरा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। ओवर टाइम ये मैंने 2022 से थोड़ा बहुत पैसा डालना स्टार्ट किया, फिर 2023 में डाला, फिर अभी 2024 में डाला। तो नियर अबाउट अगर कॉस्ट देखें तो जो मेरा मैंने अपनी पॉकेट से डाला है वो अराउंड 1.1 करोड़ या 1.2 सीआर के आसपास है, जो नियर अबाउट
स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 3.6 करोड़ के आसपास हो गया है। दैट मीन्स इन अबाउट 3 इयर्स 2022 का अगर बिगनिंग भी पकड़ते हैं, और वो भी मैंने एक बार में इन्वेस्ट नहीं किया था, ओवर टाइम धीरे-धीरे इन्वेस्ट किया, तो 2022, 2023 एंड 2024 इन तीनों साल में मैं इन्वेस्ट करते रहा, एंड जो मेरा इन्वेस्टमेंट था 1.2 सीआर वो अभी बढ़ के हो गया है 3.6 सीआर, एंड कैश आप देख सकते हैं हार्डली 10 लाख है, तो वो कोई इतने मायने नहीं रखता। मैं ऑलमोस्ट फुली इन्वेस्टेड हूँ मार्केट में। बट हाँ, एक दो स्टॉक्स में मैं बिलीव करता हूँ कि अच्छे टाइम में प्रॉफिट बुकिंग की जाती है, स्पेशली स्विंग ट्रेड्स में। जबकि जो खराब टाइम है, फॉर एग्जांपल जब निफ्टी अभी रिसेंटली 23,500 पे पहुंच गया था, काफी लोग पैनिक में आ गए थे, सेल करना चाह रहे थे। मैंने मेंबर्स को बार बार यही कहा कि इस समय सेल करने का टाइम नहीं है, अच्छे स्टॉक्स में आपको पोजीशन बनानी चाहिए। बट कुछ मेंबर्स मेरे से बात भी किए, वो मेरे को बोले कि कुछ लोग हैं यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे जो डरा रहे हैं, निफ्टी 20K पे जाएगा, यानी 20,000 पे जाएगा या 22,000 पे जाएगा। तो मैंने उनको यही बोला, देखिए कोई नहीं जानता, जाने को जा सकता है, बट एज ऑफ नाउ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है। हो सकता है पूरा अमाउंट मत डालो, अगर आपके पास जितना भी कैश है पूरा अमाउंट नहीं डालो, 2-3 इंस्टॉलमेंट्स में डाल दो, बट यहाँ से आप कुछ कुछ स्टॉक्स में एंट्री बनाना स्टार्ट कर दो, स्पेसिफिकली वो स्टॉक्स जिनको आपने मिस कर दिया था एंड अच्छा मौका नहीं मिला था उसमें एंट्री लेने का। बट अभी प्राइस काफी करेक्ट हो गया है, तो काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स डिस्कस किए मैंने उस टाइम पे, एंड जो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए वापस आते हैं अपने पोर्टफोलियो पे। एंड रिसेंटली मैंने एक रील भी बनाई थी कुछ दिनों पहले कि मेरा जो सीएजीआर रहा है टॉप पोर्टफोलियो का, ये मेरा टॉप पोर्टफोलियो है, तो आप लोगों के सामने मैं डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ वो वाली रिपोर्ट, ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि जो वो सीएजीआर, क्योंकि नॉर्मल जो इंसान है उसको लगेगा यार ये फेक है, या फिर जो अभी चलन चला हुआ है सोशल मीडिया पे फेक स्क्रीनशॉट्स लेने का और अपने मेंबर्स या सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का, उसको अवॉइड करना चाहता था। तो एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत जरूरी है स्पेसिफिकली मेंबर्स के लिए। तो यहाँ पे आते हैं रिपोर्ट्स पर, आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे, रिपोर्ट्स पे आके एक्सरे रिपोर्ट पर ये आईसीआईसीआई डायरेक्ट में ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट टाइप या इन्वेस्टर टाइप जो हूँ मैं, अग्रेसिव हूँ, ना ही कंजर्वेटिव हूँ, ना ही मॉडरेट हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्नॉलेज करके उसके बाद क्लिक हियर टू जनरेट द रिपोर्ट। अब यहाँ पे प्रोसेस हो रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो डाउनलोड हो गई है, राइट साइड में ये आइकन आ गया है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो मेरी रिपोर्ट है ये खुल गई है। तो अब इस रिपोर्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सपो इसमें जो मेरी टॉप 10 होल्डिंग्स है वो दिखाई जा रही है। इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं। हाँ, तो एज ऑफ नाउ इस पोर्टफोलियो को मेरा जो काफी हद तक रहा है, ऑब्वियसली काफी लॉन्ग टर्म स्टॉक्स रहे हैं, बट एट द सेम टाइम काफी मैंने साइकिल्स को बहुत अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया था, जिसके चलते इस पोर्टफोलियो को काफी जंप मिला। एंड काफी लोग क्या होता है कि सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फोकस करते हैं, मैं भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ही फोकस करता हूँ, बट टाइम एंड अगेन कुछ कुछ साइकिल ऐसी होती हैं जो आपको पकड़नी पड़ेंगी, आपको अगर एक्स्ट्रा अल्फा चाहिए मार्केट से तो। एंड ये एक्स्ट्रा अल्फा मुझे कैसे मिला, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर मैंने वैगन्स बिजनेस बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया था, टीटागढ़ वैगन्स मैंने 200 पे लिया था, एंड जल्दी आई थिंक प्रॉफिट बुक कर लिया था 400 या समथिंग पे, मुझे याद नहीं है। बट उसके बाद मैंने जुपिटर वैगन्स लिया, जो मैंने 128 पे लिया था, ठीक ठाक क्वांटिटी ली थी, एंड विद इन अ फ्यू मंथ्स, आई थिंक 3 या 4 मंथ्स में, नॉट श्योर, वो 400 के आसपास चला गया था। तो ऑलमोस्ट मोर देन 3 टाइम्स हो गया था वो मेरे लिए स्टॉक, तो मैंने वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। ऐसे ही आई थिंक मजगांव डॉक इसी साल मैंने 2300 पे लिया था, 5500 पे सेल कर दिया था। जो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा रिटर्न्स बन जाते हैं, वहां पे दो फायदा होता है, एक आपको कैपिटल को बूस्ट मिलता है, क्योंकि वही जो आपने प्रॉफिट बुक किया है वही आप लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में डाल सकते हो, और आपके जो इन्वेस्टिंग जर्नी है वो एक्सेलरेट हो जाती है, आपको जो भी गोल है वो जल्दी आएगा। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में सभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में सबका भला होगा, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी बहुत जरूरी है कि लॉन्ग टर्म इतना भी लॉन्ग ना हो जाए कि आप उस लॉन्ग टर्म को एंजॉय करने के लिए रहे ही नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स में मैंने चर्निंग भी की है, एंड जैसे फॉर एग्जांपल अपार इंडस्ट्रीज में अभी भी इन्वेस्टेड हूं, बट अब मेरी ये टॉप 10 होल्डिंग्स में नहीं है अपार इंडस्ट्रीज, इवन दो मैंने उसमें 5 या 6 टाइम्स पैसे बनाए हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है, ग्रेविटा है जो मैंने 330 या 350 से आइडेंटिफाई कर लिया था, ग्रेजुअली मैं इन्वेस्ट करते रहा, रिसेंटली मैंने आई थिंक 2230 पे सेल किया, जब मैनेजमेंट बेसिकली जो बोल रही है वो अचीव नहीं कर पा रही है।
एंड बड़े-बड़े विज़न दे रही है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वॉल्यूम ग्रोथ विज़न 2000 पहले 27 बोल रही थी, अब 2028 बोल रही है कि वॉल्यूम ग्रोथ 25% अचीव करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ या प्रॉफिटेबिलिटी सीएजीआर 35% ग्रो करेंगे, बट ईयर ऑन ईयर एंड बार-बार हर क्वार्टर में कहीं न कहीं अंडर परफॉर्म कर रही है, तो अब मैनेजमेंट को उतना यकीन नहीं हो रहा है, इवन दो मेरे रडार पे है। एंड जब मैनेजमेंट एक्चुअली डिलीवर करने लगेगी, तो इन स्टॉक मार्केट में बहुत लंबी जर्नी होती है, फिर से एंट्री बना ली जाएगी। अब आते हैं जो मेरे स्टॉक्स का करंट पोर्टफोलियो है, टॉप 10 होल्डिंग्स जो आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे स्टॉक्स, इस पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे भी स्टॉक्स भी हैं जो मैंने स्विंग ट्रेड के लिए लिए हैं, जिसकी वजह से आपको वेटेज जो है कुछ-कुछ कम दिखेगा टॉप 10 स्टॉक्स का, अदरवाइज़ ज़्यादा होना चाहिए था, बट मैं हर एक पोर्टफोलियो में थोड़ी बहुत स्विंग ट्रेडिंग के लिए रखता हूँ स्टॉक्स, जिससे पोर्टफोलियो को और स्पेसिफिकली बुल रन का फ़ायदा उठा सकूँ। ऑब्वियसली मेंबर्स जानते हैं जब वो 1 एंड हाफ ईयर्स आई थिंक 2021 के एंड से 2023 के बिगिनिंग तक जब वो 1 डेढ़ साल निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था, कुछ भी खास मूवमेंट नहीं आ रहा था, तो उस टाइम मैं शांति से बैठा था। बहुत ज़्यादा हाथ-पाँव नहीं मार रहा था, बट बुल रन में आपको कहीं न कहीं अपने रिटर्न्स मैक्सिमाइज़ करने ही पड़ेंगे। मेरा एक बहुत ही प्यारा डायलॉग है यही कि अगर आप बुल रन में पैसे बनाएँगे नहीं, बेयर रन में पैसे बनेंगे नहीं, तो भैया क्या करोगे आप? चलिए अब स्टॉक्स देखते हैं। नंबर 1 जो स्टॉक है वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। ये मैंने Q1 के रिजल्ट्स के बाद लिया था। इनफैक्ट Q1 के रिजल्ट्स जिस दिन अनाउंस हुए थे, मेंबर्स जानते हैं, मैंने उसी दिन लिया था अराउंड 500 पे। फिर आई थिंक 560 या 570 या 580 नॉट श्योर, मैंने कुछ और क्वांटिटी ले ली एंड एज़ ऑफ नाउ मेरे पास मोर देन 3000 शेयर्स हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का। एंड जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है, ये भी मैंने बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर ली थी। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट तो फिर भी मैंने बाद में लिया, जबकि केन्स टेक जो मेरा दूसरे पोर्टफोलियो में है, वो मैंने 3400 पे ही आइडेंटिफाई कर लिया था, तो उसमें भी मेरे पास अच्छी खासी क्वांटिटी है। उसके बाद नंबर 2 जो स्टॉक है एक्शन कंस्ट्रक्शन, ये भी मैं 330 या 350 से होल्ड कर रहा हूँ एंड बाद में मैंने एवरेजिंग भी की थी। रिसेंटली थोड़ा-सा काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, पर टेंशन नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट कैपेक्स और इंडस्ट्रियल साइकिल जब फिर से पिकअप हो रही है, यानी Q3 यानी करंट क्वार्टर में, Q4 में, तो एक्शन कंस्ट्रक्शन फिर से अच्छा करेगा, मैनेजमेंट पे यकीन है मुझे। ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है कि किसी स्टॉक से लगाव है। अगर मैनेजमेंट डिलीवर नहीं करेगी तो स्टॉक से भी एग्जिट ले लिया जाएगा, बट एज़ ऑफ नाउ कोई भी ऐसी वजह नहीं दिख रही कि एक्शन कंस्ट्रक्शन से मुझे एग्जिट लेना पड़े। नंबर 3 जेन टेक्नोलॉजीज़, ये मैंने लास्ट ईयर आई थिंक मिस कर दिया था। अ, ये एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, बट मैं इसको ट्रैक में रखा एंड लास्ट ईयर का जब 6 मंथ्स कंसोलिडेट करने का जब ब्रेकआउट दिया था इस ईयर के बिगिनिंग में, नॉट श्योर जनवरी या फरवरी जब भी दिया था, मेंबर्स जानते हैं, तो मैंने 900 के आसपास एंट्री बनाई थी इसमें एंड आज ये आई थिंक 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड अभी भी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। अनूप इंजीनियरिंग, ये वाला जो स्टॉक है, ये मेरे दूसरे पोर्टफोलियो में है, जिसमें मैंने आई थिंक 9 9 नहीं 1100 के प्राइस पे लिया था। अच्छी खासी क्वांटिटी ली थी, जो मेरे लिए 3 टाइम्स हो गई है। ऑलमोस्ट 9 लाख का जो इन्वेस्टमेंट था, वो अराउंड 30 लाख का हो चुका है उस पोर्टफोलियो में। यहाँ मैंने अभी रिसेंटली कुछ स्टॉक्स बाय किए हैं अनूप इंजीनियरिंग के, क्योंकि अभी भी फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। आई थिंक 3200 के प्राइस पे मैंने फिर से बाय किया है अनूप इंजीनियरिंग। फिनिक्स मिल्स आई थिंक 1400 या 1500 से ये स्टॉक है मेरे पास। रिसेंटली कलेक्शन भी आया है, बट मैं इसको ऑब्वियसली क्योंकि स्लो डाउन चल रहा है, कंज्यूमर स्पेंड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से फिनिक्स मिल्स में काफी गिरावट भी आई, बट स्टॉक को मैं बिंदास लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड जैसे ही ग्रोथ वापस आएगा, कंज्यूमर के पॉकेट्स में पैसा जाएगा, इंटरेस्ट रेट्स कम होंगी, फिनिक्स मिल्स जैसे स्टॉक फिर से बहुत अच्छा करेंगे। नंबर 1 मॉल ऑपरेटर है इंडिया का। उसके बाद बलू फोर्ज, ये भी आई थिंक मैंने Q1 के रिजल्ट्स के बाद इसको ऐड किया था 500 के आसपास एंड ये भी फिनोमिनल कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनेजमेंट बहुत अग्रेसिव है ग्रोथ को लेकर। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसमें मुझे उतना खासा 500 के आसपास मैंने लिया था, ड्रॉप भी आ गया, अच्छी खासी क्वांटिटी ली थी, ड्रॉप आ गया था, बट अब फिर से रिकवर होके हल्का-फुल्का प्रॉफिट में हूँ, बट इसको भी मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। नैटको फार्मा, रिसेंटली मैंने एंट्री बनाई है, फार्मा स्टॉक्स अच्छा करेंगे। अभी रिसेंटली आई थिंक कल या परसों अभी यूएस बायोसिक्योर एक्ट अनएक्सपेक्टेडली जो पास होने वाला था, अभी कंसिडर नहीं किया गया है, तो इस वजह से कुछ हिकअप हुआ है, बट ओवरऑल नैटको फार्मा में सीडीएमओ का उतना बड़ा कंपोनेंट नहीं है, तो नैटको फार्मा भी मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूँ। उसके बाद डॉम्स इंडस्ट्रीज मैंने अराउंड 2000 के आसपास या 1900 के आसपास लिया था एंड ऑब्वियसली नंबर 1 स्टेशनरी मेकिंग कंपनी है इंडिया में। बाकी कंपनीज जैसे लिंक वगैरह तो स्ट्रगल कर रही हैं, बट ये फिनोमिनली एक्सपैंड कर रही हैं
एंड अपना जो नेटवर्किंग है या जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको यूज करके बाकी प्रोडक्ट्स में भी उतर रही है। जैसे आई थिंक मैंने पढ़ा था कहीं कि डॉम्स इंडस्ट्रीज अब बच्चों के डायपर्स भी सेल करने वाली है। एंड उसके बाद लार्सन एंड टुब्रो फेनोमेनल कंपनी है। ऑब्वियसली लार्सन एंड टुब्रो से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि 25-30% मुझे सीएजीआर मिलेगा। 15% सीएजीआर की एक्सपेक्टेशन है, जो पोर्टफोलियो को बैलेंस प्रोवाइड करता है नेगेटिव टाइम्स में। एट द सेम टाइम आज हल्का सा ब्रेकआउट जैसा लग रहा है लार्सन एंड टुब्रो को, बट कंफर्मेशन का वेट करेंगे। काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, आई थिंक लास्ट 7 to 8 मंथ से कंसोलिडेट कर रहा था। चलिए ये हो गए मेरे टॉप 10 स्टॉक्स। एंड अगर आप इसमें देखते हैं जिसमें सिक्लिकल का कंपोनेंट अराउंड 26%, सेंसिटिव स्टॉक्स है अराउंड 61% और डिफेंसिव स्टॉक्स है अराउंड 12%। एज ऑफ नाउ बुल रन का फायदा लेना है तो डिफेंसिव स्टॉक्स कम है। जैसे जैसे बेयर रन या फिर डाउन टर्न आएगा वैसे वैसे डिफेंसिव स्टॉक्स में बढ़ा दूंगा अपने पोर्टफोलियो में, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जो मेरा प्राइस टू बुक रेशियो है ओवरऑल पोर्टफोलियो का वो अराउंड 6 टाइम्स है। मुझे लगता है प्राइस टू बुक वैल्यू 6 टाइम्स के आसपास रीजनेबल है। उसके बाद प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो थोड़ा सा हायर साइड पे है। ऑब्वियसली मैं ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट ज्यादा करता हूं, तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो में 20-30 के आसपास एक्सपेक्ट नहीं करता, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का 44 या 45 के आसपास है। एंड अच्छी बात यह है प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो कम है 35 के आसपास ही है। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर कंपनीज जो मैं होल्ड कर रहा हूँ वो एक्चुअली अपनी अर्निंग्स को कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर रही हैं। उसके बाद आते हैं रिटर्न्स के ऊपर। जो ट्रेलिंग रिटर्न्स है ये सबसे जरूरी है जो मैंने हाईलाइट किया है। लास्ट 3 मंथ्स का जो मेरा पोर्टफोलियो रिटर्न है वो अराउंड 16% के आसपास रहा है, जबकि बेंचमार्क में -3% के आसपास रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद 6 मंथ्स में अगर देखें तो बेंचमार्क ने 7% के आसपास दिया है। 6 मंथ्स में मैंने अराउंड 65.58% अचीव किया है। लास्ट 1 ईयर का देखें तो बेंचमार्क क्योंकि एग्रेसिव इन्वेस्टर सिलेक्ट किया था तो बेंचमार्क उसी वजह से एडजस्ट हो जाता है। अगर कंजर्वेटिव करता तो बेंचमार्क थोड़ा कम होता, एग्रेसिव किया हूं तो बेंचमार्क थोड़ा हायर है, बट उसको मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है। 1 ईयर का मैंने 121% अचीव किया है पोर्टफोलियो में। अगर 3 ईयर का एनुअलाइज्ड या 3 ईयर का सीएजीआर देखें तो मेरा अराउंड 87.58% है। एंड यही वजह है कि ओवर टाइम में इन्वेस्ट किया, धीरे-धीरे इन्वेस्ट किया स्टार्टिंग अराउंड 2022 बिगनिंग, एंड उसके बावजूद मैं अपने पैसे को 3 टाइम्स ग्रो कर पाया, जबकि बेंचमार्क ने लेस देन अराउंड 15% के आसपास दिया है। एंड 5 इयर्स कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि मैं 5 इयर्स से ये पोर्टफोलियो मेंटेन ही नहीं कर रहा हूं। एंड ईयर टू डेट भी अगर देखें तो 108% के आसपास है, जबकि बेंचमार्क ने 15% रिटर्न दिया है। तो पॉइंट ये है कि जैसा आप देख सकते हैं, आई एम वेरी श्योर अगर रिटर्न्स देखा जाए लास्ट 3 इयर्स का तो वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टर्स दूंगा मैं कंट्री में। बट एज ऑफ नाउ स्केल नहीं है, हो सकता है लॉन्ग टर्म जर्नी है, टारगेट यही है कि इंडिया का वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टर्स बनना है, बट ऑब्वियसली वो बहुत दूर की बातें हैं। बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सपना देखना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ को अगर सही डायरेक्शन में गाइड करना है तो। बट ओवरऑल आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माय इन्वेस्टिंग जर्नी। एंड ऑब्वियसली सब कुछ लोग बोलेंगे ये बुल रन का फायदा हुआ है, भैया बुल रन मेरे लिए अकेले के लिए नहीं था, सबके लिए था, तो सबने फायदा इतना क्यों नहीं उठाया। एंड आज भी कुछ इन्वेस्टर्स, कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स से बात होती है, किसी का 20%, किसी का 30%, मैक्सिमम किसी का 40-50% रिटर्न्स देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा अजीब लगता है कि भैया आपने क्या किया है। तो बट टचवुड जैसे अंकित जी हैं, ये लास्ट ईयर मेरे साथ जुड़े थे। इन्होंने ग्रेजुअली मेरे साथ मिलकर जो 2000 वाला प्लान लिया था वो इन्होंने लेकर धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बनाया था अराउंड 3 to 4 या 5 मंथ्स में। एंड आज उनका पोर्टफोलियो मोर देन 2 टाइम्स हो चुका है इजिली। तो बट ऑब्वियसली मैं रिकमेंड नहीं करता वो वाला प्लान, क्योंकि अब शायद मैं वो प्लान डिसकंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं मेंबर्स के साथ बैठ के उनका पर्सनल पोर्टफोलियो बना सकूं। बट हाँ, आप 399 वाला प्लान जरूर कंसिडर कर सकते हैं, एक बार व्हाट्सएप ज्वाइन करके देखें। बहुत ज्यादा लर्निंग्स प्रोवाइड करता हूँ, बहुत ज्यादा स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करता हूँ, मैं वेरी श्योर आपको फायदा मिलेगा, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी करेंगे तो एटलीस्ट एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को ट्राई जरूर करें, रील्स जरूर देखें, बहुत लर्निंग मिलेगी। हो सकता है अब मैं वीडियोस भी रेगुलर बनाऊंगा ताकि आप और मैं लगातार मिलकर सीख सकें। चलिए इसी बात पे वीडियो यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।